सबसे पहले मैं आज उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे जो भी कोविड के शिकार हुए उनको और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, दुख व्यक्त करना चाहता हूं उनके परिवार को। इरफान खान और ऋषि कपूर को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। आज एक बहुत शुभ दिन है। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, विश्व पत्रकार स्वतंत्र दिवस है। और इसका लक्ष्य है, ये यूनेस्को ने घोषित किया है, पूरे विश्व में इसको टेलीविजन में दिखाया जाएगा, जो भी इसमें अन्य कार्यक्रम होंगे, कि प्रेस को, पत्रकारों को स्वतंत्र और निर्भय रहने का इसका लक्ष्य है। और मुझे भी उम्मीद है कि हमारे सब मध्य प्रदेश के पत्रकार भी आज के दिन संकल्प लेंगे ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे में स्वतंत्रता का और निर्भय का। ये मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस्तीफे के बाद। आप सबको मैं जानना नहीं चाहता हूं ये गवर्नमेंट कैसे गिरी, क्या क्या प्रलोभन थे, पर एक बात स्पष्ट है कि जो 22 विधायक गए, किस प्रकार का प्रलोभन दिया गया, आज ये बात जनता के सामने है। आज आम आदमी समझ रहा है और मुझे इस बात का बहुत दुख भी है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी और मुझे 15 महीने मिले। 15 महीनों में से 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। काम के लिए मेरे पास केवल 12.5 महीने थे। मुझे इस पद का दुख नहीं है कि ये पद नहीं रहा। मुझे इस बात का दुख है कि मैंने योजनाएं शुरू करी थी वो आगे नहीं बढ़ पाई। जो मैं शुरू करना चाहता था वह शुरू नहीं हो पाई। ये मुझे इस बात का दुख है क्योंकि मध्य प्रदेश को मैं एक नई दिशा देना चाहता था और मैं चाहता था कि मध्य प्रदेश में विश्वास हुए, मध्य प्रदेश अपने देश का हॉर्टिकल्चरल राजधानी बने, हमारी कृषि क्षेत्र में नई क्रांति आए, हमारे जो मेट्रो था ये मेट्रो का काम तेजी से चले और ये चलना शुरू हुआ था। हमारे गौशाला का प्रोग्राम बड़ी तेजी से शुरू हुआ था, ये चल रहा था, ये भी इसका जो कंप्लीशन था नहीं था। एंटी माफिया मूवमेंट युद्ध जो हमने शुरू किया था, शुद्ध का युद्ध जो शुरू किया था, इन चीजों को मैं एक रास्ते पर लाना चाहता था। कहीं हम सफल हुए, कहीं हम असफल हुए, पर मेरे पास केवल 12.5 महीने थे। 15 साल बाद मेरा प्रयास था कि टेलीविजन की सरकार से एक विजन की सरकार बने और ये मैं सिद्ध करना चाहता था कि मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। हमारा क्या प्रयास था? आज मेरे से प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 साल जो रहे, प्रश्न पूछते हैं स्वास्थ्य सुविधा के बारे में, तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। मेरे पास तो केवल 15 महीने थे। जो 15 साल रहे वो 15 महीने का आज हिसाब मांग रहे हैं मेरे से। हमने शुरू किया था किसान फसल ऋण माफी योजना और इसकी बड़ी आलोचना हुई, पर ये आंकड़े स्पष्ट है। और फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि जिन किसानों का कर्जा माफ हुआ, ये हवा में नहीं हुआ, ये कागजों में नहीं हुआ। हर किसान, उसका गांव, उसका टेलीफोन नंबर आज मौजूद है। ये सब इसके आंकड़े ये इंटरनेट पर हैं और आप में से भी जो चाहे इसको प्राप्त कर सकता है। पहले फेज में हमारा प्रयास था कि जो परफॉर्मिंग एसेट्स थे, जो चालू खाते थे, उनका 50,000 रुपए तक का माफ किया जाए। कितनी बड़ी चुनौती थी ये कर्ज माफ की। केवल कह देना कि कर्ज माफ हो जाएगा
इससे कर्जा माफ नहीं होता। कैसी प्रक्रिया अपनाई जाए, कैसे नियम बनाए जाए, और बहुतों की मैंने आलोचना सुनी कि इसका कर्जा नहीं माफ हुआ, कोई कह रहा है। इसमें चुनौती आई कि लाखों किसान के एक खाते नहीं थे, एक से ज्यादा खाते थे, 2 खाते थे, 3 खाते थे, 4 खाते थे। इसका क्या उपाय है? कईयों ने ट्रैक्टर का कर्जा लिया हुआ था, किसी ने कोई इनकम टैक्स देते थे, जीएसटी में रजिस्टर्ड थे। ये तो हम माफ नहीं करने वाले थे। ये हमने जो नियम बनाए थे, ये इनका कर्जा माफ नहीं होने वाला था। तो पहली फेज में इन सब चीजों के बावजूद हमने 20,22,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये था परफॉर्मिंग एसेट्स का, और 50,000 रुपए तक के परफॉर्मिंग एसेट्स और 2 लाख रुपए तक के जो कर्जा था, जो डिफॉल्टर थे, ये हमने किया, जिसके नाम, नंबर, गांव मौजूद है। हमने सेकेंड फेज की, दूसरे किस्त की शुरुआत करी, जिसमें हमने कहा जो चालू खाता है उनकी हम 1 लाख रुपए तक करेंगे। हमारा लक्ष्य था कि एक वित्तीय साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में हम इसे कैसे आगे ले जाएं, इसे कैसे दूसरे फाइनेंशियल ईयर में लाएं। क्योंकि जब मैंने सरकार संभाली थी, भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा था कि तिजोरी खाली है, किस प्रकार से साधन, किस प्रकार से रिसोर्सेज उपलब्ध किए जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो दूसरे किस्त में हमने 1 लाख रुपए तक के जो बच गए थे, जिनके 2 खाते थे, जो किसी ना किसी, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, जो भी कुछ नुक्स था उनका, और हमने परफॉर्मिंग एसेट्स जो चालू खाते थे 1 लाख रुपए तक का किया। इसमें 7 लाख किसानों के ऑर्डर इशू हुए, और जब तक मैंने इस्तीफा नहीं दिया, 7 लाख किसानों के ऑर्डर इशू हो गए थे। इसका मतलब पहले फेज में 20,22,000 किसान, दूसरे फेज में 7 लाख किसान के ऑर्डर इशू हो गए थे। इसमें से कुछ बटे, कुछ नहीं बटे, क्योंकि कोविड आ गया। तीसरा फेज हम शुरू करने वाले थे 1 जून में, जहां जिनका जो डिफॉल्टर थे उनका पूरा कर्जा माफ हो गया था, पर जिनके चालू खाते थे 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होता, और इसमें 6 लाख किसानों का कर्जा और माफ होता। मुझे दुख है इस बात का कि हम ये पूरा नहीं कर पाए, पर हमारा संकल्प था और हमने ये घोषणा करी थी कि ये हो गया है और ये होने जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मौजूदा सरकार हमारे किसानों के जो बचे हैं उन सब का कर्जा माफ करेगी। जो हमने अपने तीसरे किस्त में कहा था, थर्ड फेज में कहा था, जिन किसानों का, उन किसानों का भी कर्जा 1 जून से माफ करना शुरू करेगी, जिसमें 6 लाख किसान मौजूद हैं। हमने ये घोषणा करी थी कि 1 अप्रैल से 160 रुपए क्विंटल हम गेहूं का देंगे जो रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं। इसमें 11,75,000 किसानों को लाभ होगा। मैं उम्मीद करता हूं और निवेदन करता हूं आज की मौजूदा सरकार को कि इसकी पूर्ति ये करें। ये किसानों की क्रय शक्ति, ये किसानों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाएगा। हमने घोषणा करी थी डीए की, 17% डीए हम 1 अप्रैल से देंगे, और ये हमने 16 मार्च को ऑर्डर इशू किया था। इसकी कहानी तो आप जानते हैं, आज इसे रोक दिया गया है। आज हमारी सब्जी की फसल नष्ट हुई। महीने भर पहले हमारे जो निमाड़ मालवा में सब्जी है जो देश भर में जाती है, हमारे जो अन्य जिले हैं जहां देश भर में हमारी सब्जी जाती है, ये सब्जी नष्ट हुई कोविड के कारण। और इन किसानों की जिनकी फसल नष्ट हुई है, जिनकी एक फसल जो मेकअप नहीं हो सकती, ये प्रोडक्शन नहीं है, ये फसल है जो कभी मेकअप नहीं हो सकती, जिन किसानों का लागत भी वो नहीं आ पाया, इन किसानों का क्या होगा। अब गेहूं की खरीदी शुरू हुई, और मुझे दुख इस बात का है कि अभी केवल 33% गेहूं की खरीदी हुई है, और इसमें से भी जो बैंक का कर्जा था उनका, जो बाकी कर्जा था, वो
उनसे वसूला जा रहा है। कोविड की बात में आए, ये आपने, मैं सोचता हूं आपको जानकारी दे दी गई है कि कोविड की हमने क्या क्या कार्रवाई शुरू करी। मैं इसको दोहराना चाहता हूं कि हमने 28 जनवरी से शुरू करी थी। आज शिवराज सिंह लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह जी से कि शिवराज जी, आप तो मजाक उड़ाते थे। आपने टेलीविजन में कहा था ये क्या कोविड फोविड है, ये तो एक बहाना है, ये तो एक मजाक है। कितना मजाक उड़ाया था शिवराज सिंह जी ने। हमने 28 जनवरी को शुरू करी थी। 31 जनवरी को हमने सब कलेक्टर्स को सूचित किया था कि इंस्ट्रक्शन शुरू करें, जब ये विश्व में भी एक पैंडेमिक नहीं घोषित हुआ था। 1 फरवरी को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करी थी कि वायरस रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी ऑफ एम्स को टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया जाए। 3 फरवरी को मैंने अखबारों में अपील करी थी और चीफ सेक्रेटरी को कहा था इसकी रिव्यू मीटिंग करें। हमने 4 फरवरी को कॉल सेंटर बनाया था जिसका 104 नंबर घोषित किया था। 12 फरवरी को हमने इंस्ट्रक्शन इशू करे थे कि आइडेंटिफाइंग, टेस्टिंग एंड सर्वेलेंस के। 23 फरवरी को हमने सब एपिडेमियोलॉजिस्ट को इंस्ट्रक्ट किया था कि अपने जिलों में वो टूर करना शुरू करें। 25 फरवरी को हमने इसमें और कार्रवाई बढ़ाई थी और हमने कहा था कि जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं विदेशों से उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा। 6 मार्च को आईफा जो होने वाला था, हमें तो पता नहीं था, किसी को नहीं पता था इतना गंभीर हो जाएगा। हमने आगे का सोचते हुए आईफा को कैंसिल किया। 7 मार्च को हमने सब सिविल सर्जन को एम्पावर किया कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो एमपी पब्लिक हेल्थ एक्ट है उसके अंतर्गत उसको पावर दी जा रही है। 11 मार्च को हमने और लैब्स को आइडेंटिफाई किया जो कोरोना टेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन से कर सकते हैं। मैंने खुद मीटिंग करी 5 और 13 मार्च। और भारतीय जनता पार्टी तो पार्लियामेंट चला रही थी 23 मार्च तक, गवर्नमेंट गिराने का प्रयास कर रही थी, मजाक उड़ा रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और आज शिवराज जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमने क्या किया। कितनी बड़ी चुनौती इस कोविड से हुई है, कितनी बड़ी चुनौती इस कोविड से हुई है। आज हमारे अर्थव्यवस्था प्रदेश की चौपट है, देश की तो चौपट है। मैं देश की बात नहीं करना चाहता हूं, हमारी आर्थिक गतिविधि कितनी घटी है। आज जो मजदूर होए, जो छोटा व्यापारी होए, जो छोटा दुकानदार होए, हमारे उद्योग से जुड़े हुए जो ट्रक हैं, जो बस हैं, जो ढाबे हैं, ये आर्थिक गतिविधि कैसे कितनी कम हुई है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे प्रदेश में अगले 1-2 सालों में। हमारे कितने लाखों करोड़ों हमारे नौजवान जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं तो रोजगार की बात करता था, मैं तो बात करता था कि किस प्रकार हम मध्य प्रदेश में एक विश्वास उत्पन्न करें, हम मध्य प्रदेश का एक नया चेहरा बनाएं। आज ये अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधि जो चौपट हुई है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। जो सैलरी, जो वेजेस हैं, जो तनख्वाह है, जो मजदूरों की तनख्वाह है, जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं हर कंपनी में, हर व्यापार में, आज गवर्नमेंट इनकी तनख्वाह दे। केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणाएं करी हैं। घोषणाएं की राजनीति बहुत आसान होती है, ये टेलीविजन की राजनीति बहुत आसान होती है। जो घोषणाएं करी हैं इसका क्रियान्वयन, इसकी डिलीवरी कैसे हो, ये आज चुनौती है हमारे सामने। आज हमारे जो बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, इनको हम अगले 3 महीने तक माफ करें। आज जो हमारा टैक्स है, आज जो हमारा म्युनिसिपल टैक्स है, अन्य प्रकार की जमीनों पर टैक्स हैं, इनको माफ किया जाना चाहिए कुछ महीनों के लिए। जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनका 1 करोड़ रुपए तक का जो ब्याज है, 1 करोड़ का जिसका कर्जा है, उसका जो ब्याज है, इसे भी माफ कर देना चाहिए। आज हमारा मक्का हुई, आज मक्का का रेट
1100 रुपए पहुंच गया। आज हमारा किसान बेच नहीं पा रहा है समर्थन मूल्य में हमारा गेहूं, तो हमारा छोटा व्यापारी जो किराने की दुकान है गांव में, उसका क्या होगा? उसके व्यापार का क्या होगा? जो ट्रैक्टर चलाता था, जो मजदूरी करता था, उसका क्या होगा? ये आज चुनौतियां हमारे सामने। और मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि राशन शॉप में राशन नहीं है, पर शराब की दुकानें खुलने वाली है। राशन की दुकानें नहीं चल पाएंगी, पर शराब की दुकानें जरूर चल पाएंगी। ये आज मैंने अखबारों में पढ़ा है। मुझे इसकी बड़ी चिंता है। मध्य प्रदेश के आगे आने वाली पीढ़ियों की बड़ी चिंता है। हमारे बुजुर्गों ने तो बुरा समय देखा है, युद्ध देखा है, उन्होंने सब चीजों से मुकाबला किया है और हमारे बुजुर्ग, हमारे समाज ने उसे जीता है। पर आगे आने वाली पीढ़ी, आज का नौजवान, आज आपने देखा टेलीविजन पर, आपने फोटोज देखी, किस प्रकार के बच्चे 18, 19, 20 साल के मजदूर विभिन्न प्रदेश से आज भटकते हुए वापस आ रहे हैं। आज इन मजदूरों, जो माइग्रेंट लेबर है, हमारी लेबर पूरे देश भर में है, कोई व्यवस्था नहीं।